पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ अजीत द्विवेदी जी हैं, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। हम लोग रोज आपसे मुखातिब होते ही हैं। संयोग ऐसा है कि अजीत द्विवेदी जी आज पटना में हैं, बिहार आए हैं। बिहार में चुनाव है तो बिहार आना जाना बना ही रहेगा। बिहार के चुनाव को समझना है। तो अजीत जी आज लाइव सिटीज के न्यूज रूम में है। अजीत जी, बहुत स्वागत है। और अजीत जी, CWC की मीटिंग के पहले आप पटना आए और CWC की बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव की बात करनी होगी क्योंकि महागठबंधन में ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव ही बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, एनडीए में ड्राइविंग सीट पर नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार क्या फैसले करेंगे नहीं करेंगे, फैसला दिल्ली से होगा। जुड़वा भाई रहेंगे, बड़ा भाई रहेंगे, यह बात तो हम लोग कर ही चुके हैं। तेजस्वी यादव की जब बात करते हैं तो तेजस्वी यादव की परेशानियां कम होती बिल्कुल ही दिखाई नहीं पड़ रही है। देखिए, कांग्रेस से तनातनी चल ही रही है और रोहिणी आचार्य भले ही कह रही है कि कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा भी नहीं है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा न होती तो लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ती, यह बड़ा सवाल है। और अब चर्चा यह है कि वह सिंगापुर वापस चली गई है, जबकि विधानसभा चुनाव तक रहने को आई थी। और सिंगापुर यदि चली गई है, जो चर्चा है, इसके पहले उन्होंने अपने एक्स हैंडल से बहुत बड़े बड़े लोगों को, तेजस्वी यादव को, पार्टी को, सबको अनफ्रेंड कर दिया, अनफॉलो कर दिया। हाँ, तो यह भी एक विरोध प्रकट करना ही है। और जब उन्होंने लिखा, कल उन्होंने यह बात कही, देखिए ट्रॉलर्स के बारे में कही, चलिए अच्छी बात है, मीडिया के बारे में कही, उनका सोचना है, लेकिन कहा पार्टी हड़पने की कुत्सित मंशा रखने वाले भी समझ ले। ठीक बात है। तो तेजस्वी बाहर से भी, कांग्रेस से भी लड़ रहे हैं, जो चुनाव की चुनौतियां हैं उनसे भी लड़ रहे हैं। और फिर बिहार अधिकार यात्रा में आपने देखा कि कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं घट गई कि आपने देखा कि वैशाली में मोदी की मां को फिर से गाली मिल गई। ठीक है, आरजेडी वाले कह रहे हैं कि भाई उसमें कौन लोग चले आते हैं या फिर वीडियो में किस तरीके की मिलावट है। फिर आपने देखा कि जो बातें कही जाती है कि भाई तेजस्वी यादव बदल रहे हैं। प्रशांत किशोर तो आज भी कहते हैं कट्टा बांटने वाली पार्टी है, लेकिन तेजस्वी यादव ने कलम बांटने की कोशिश की, लेकिन कलम नहीं बांटा, कलम को फेंका। और जैसे ही कलम की फेंका फेंकी शुरू हुई, वीडियो वायरल हुआ, तेजस्वी यादव फिर से निशाने पर आ गए। 9वीं फेल की चर्चा शुरू हो गई कि ये कलम क्या बांटेंगे, यह तो कलम को फेंकते हैं, सरस्वती माता का अपमान कर रहे हैं, विद्या से बुद्धि से इनका क्या वास्ता। फिर अशोक महतो जैसे लोग जो भूरा बाल साफ करने की बात कर देते हैं। और फिर यह जो समीकरण बिगड़ता है वह कैसे रिपेयर होगा। फिर सीटों की तनातनी कांग्रेस के साथ, मुकेश सहनी का एडजस्टमेंट कैसे, सीपीआई माले की बढ़ी हुई हसरत। तो तेजस्वी की परेशानियां चुनाव के पहले ही, संसाधन भी जुटाना है। कहा जाता है कि 1 दर्जन से अधिक हेलीकॉप्टर एनडीए वालों के आ सकते हैं, तो मुकाबला करना उनके पास स्टार प्रचारकों की बड़ी फौज है। तेजस्वी यादव के पास क्या है। और फिर कांग्रेस के बारे में यह बात कही जा रही है कि वह उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देंगे, उम्मीदवारों की सूची उन्होंने 36 या 38 की तय कर ली है। तो तेजस्वी यादव घर में भी लड़ रहे हैं, बाहर भी लड़ रहे हैं। लालू यादव का समर्थन भी बहुत मिलता। लालू यादव चुप हैं और लालू यादव की खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। और लालू यादव से लोग मिलने जाते हैं तो ऐसा ही लगता है कि वह बिल्कुल मूर्ति के रूप में बैठे हैं और उनसे मिलना भी आरजेडी का टिकट तय नहीं माना जाता है। कई लोगों ने यह कहना शुरू किया है कि मुझे इस बात की परेशानी हो रही है कि मैं लालू यादव का ज्यादा करीब हूं। तो इन दृश्यों को, इन स्थितियों और परिस्थितियों को अजीत जी आप कैसे देख रहे हैं, तेजस्वी के सामने की चुनौतियों को? देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसमें कई चुनौतियां हैं। सबसे पहले हम लोग परिवार से ही शुरू कर चुके। सबसे बड़ी चुनौती अभी वही हो गई है। परिवार के समर्थन के बिना, परिवार के एक को एकजुट रखे बिना आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बिल्कुल।
वो चुनाव लड़ने के लिए, चूंकि उसका फिर बहुत लोग फायदा उठा रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी जो फायदा उठा रही है, जो हम पहले भी कहे हैं कि ट्रबल्ड इन फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर, कि आप मुश्किल में हैं तो हम उसका कुछ लाभ उठा लें। अगर परिवार एकजुट हो जाता, लालू यादव का एकजुट होकर के अगर परिवार लड़ रहा होता, तो तेजस्वी यादव की जितनी मुश्किलें हैं इसमें से आधी तो ऐसे ही कम हो जाती। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी मुश्किल उनकी परिवार की है। ये फिर नया चैप्टर खुल गया रोहिणी आचार्य का। हम लोग को लग रहा था कि तेज प्रताप का चैप्टर क्लोज हुआ, हालांकि वो भी क्लोज नहीं हुआ था। तेज प्रताप अब ज्यादा हार्म करने की स्थिति में है बाहर निकल के। साथ में रह के तो जो बयान देते थे उन बयानों को डिकोड किया जाता था, उसकी व्याख्या होती थी। अब वो बाहर निकल के उन्होंने कैंडिडेट अनाउंस करने शुरू कर दिया। तो कसम खाकर कह रहे हैं कि राजद में वापस नहीं जाएंगे जी। कसम भी खा रहे हैं, गीता की सौगंध ले रहे हैं भाई। वो श्री कृष्ण को मानते हैं, बांसुरी बजाते हैं, और बांसुरी चुनाव चिन्ह पार्टी का है, और गीता की कसम खा रहे हैं जो सबसे पवित्र ग्रंथ है हम लोगों का। तो वो एक अब समस्या अलग खड़ी कर दी है। उन्होंने कैंडिडेट अनाउंस करने शुरू किए। तो एक मोर्चा वो परिवार का खुला हुआ था। एक दूसरा मोर्चा अभी खामोश है। सबसे ज्यादा खामोशी लालू यादव की खामोशी की तरह ही खामोशी मीसा भारती की भी। बिल्कुल, कोई बयान नहीं आ रहा है, जबकि वो बड़ी बहन है और उन्होंने, वो पहले से राजनीति में है जी। वो भी चाहती, तो पता नहीं चाहा या नहीं चाहा, उन्होंने भी समझौता कराने की कोशिश की या नहीं की, तो अपनी छोटी बहन को समझाने की कोशिश की या नहीं की, तो वो भी एकदम खामोश है। उनकी तरफ से भी कोई चर्चा नहीं है, कोई खबर नहीं है, कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो वो एक मोर्चा है। वो ऐसा नहीं है कि वो मोर्चा वो खामोश है तो वो मोर्चा नहीं है। और मीसा भारती तो वैसी बहन है या वैसी बेटी हैं जिन्होंने बैड डेज और गुड डेज दोनों देखे हैं। रोहिणी ने किडनी दी, लेकिन जब परिवार बिल्कुल संकट में था तो परिवार को कैसे संभालना है, पिता को कैसे संभालना है, माँ को कैसे संभालना है। और देखिए, तेजस्वी यादव तो 2015 में आए राजनीति करने को ना। बिल्कुल 2015 में आए। उनसे एक साल पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा मीसा भारती ने, और उसके पहले जिन दिनों की आप याद दिला रहे हैं, लालू यादव को सजा हुई, वो जेल गए, तो हमको कई चीजें याद हैं। मतलब उनका किस तरह से उनकी बेचैनी रहती थी, बहुत परेशान रहते थे वो। चूंकि राबड़ी देवी को तब भी मुख्यमंत्री रहने के बाद भी बहुत सारी चीजों का बहुत आइडिया नहीं था। बिल्कुल। तो मीसा भारती राजनीति भी संभालती थी, मीसा भारती घर भी संभालती थी, सारी बहनों को, भाइयों को, ये तमाम चीजें देखती थी। अभी वो खामोश है। तो एक मोर्चा वो बंद नहीं हुआ, मोर्चा अभी भी खुला हुआ है। उम्मीद है, हमको लगता है, उम्मीद है कि कुछ लोगों को शायद उनको टिकट अपना दिलवाना होगा, लेकिन अगर वहां समस्या आएगी तो फिर वो भी फट पड़ेंगी किसी भी समय, वो भी बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद ये नया मोर्चा खुला रोहिणी आचार्य का जी। इन्होंने, जो आपने कहा ना कि जो ट्रोलर्स को और मीडिया को, और उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि ना हमको टिकट चाहिए ना हमको किसी को टिकट दिलवाना। बिल्कुल। ये जिक्र करने की बात कहां से आई? क्यों आवश्यकता थी इस बात की? क्या इसका मतलब कि आपको टिकट दिलवाना था और वो नहीं हो पा रहा है जी। लड़ने की तैयारी थी, ये हम लोग को पता है कि लड़ने की तैयारी थी। लालू यादव उनके लिए एक सुरक्षित सीट खोज रहे थे, जो सारण से लेकर के शाहाबाद तक के इलाके में खोजा जा रहा था। उनके लिए एक सुरक्षित सीट खोजी जा रही थी। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। वो आपने कह ही दिया कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ती अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं होती तो। सोशल मीडिया में इतना सक्रिय नहीं रहती अगर वो नहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, तो उनको चुनाव लड़ना था। ऐसा लग रहा है कि ये जो कहा गया ना, जो एक बात है, अभी की कोई पुष्टि नहीं कर सकता है, लेकिन ये जो बात है कि परिवार से किसी को नहीं लड़ने देंगे चुनाव, ये पता नहीं अब तेजस्वी यादव ने तय किया या उनके रणनीतिकार, जिनको रोहिणी आचार्य ने 2M दर्जे का रणनीतिकार कहा, पार्टी हड़पने की कुत्सित मंशा रखने वालों। ये तो अपने उसमें कहा, लेकिन जो पहला जिस पर हम लोगों ने चर्चा की, आलोक कुमार वाले, उसमें 2M दर्जे का रणनीतिकार और सलाहकार कहा गया है। तो ये तो इंडोर्स किया ना 2M दर्जे का, वो उनकी रणनीति है या तेजस्वी ने खुद तय किया। और इस रणनीति के पीछे कारण ये कि लोग परिवारवाद की बात करेंगे या कोई चैलेंजर परिवार से नहीं आए असेंबली में, हमको ये बात हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि वो लड़ना चाह रही थी, लेकिन उनको रोका गया किसी न किसी स्ट्रेटजी बताकर कि ये स्ट्रेटजी है, रोका गया। अब यहाँ एक बात और हम कहते हैं, जो हमको दिल्ली में, हम तो दिल्ली से आए तो हम आपके साथ और बहुत सारी चीजें पता चली, लेकिन दिल्ली में लोगों ने कहा कि परिवारवाद की बात कर रहे हैं, और एक तरफ फिर ये भी कहा गया कि अखिलेश यादव वाली स्ट्रेटजी पर चलेंगे। बिल्कुल भाई, तो अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी तो ये थी कि उन्होंने अपने पिता, अपने खुद लड़े, अपनी पत्नी को लड़ाया, और अपने पिता के सगे भाई मतलब शिवपाल यादव के बेटे को टिकट दिया, और अपने पिता के 2 चचेरे भाइयों के भी एक बच्चे को टिकट दिया। रामगोपाल यादव के बेटे को भी दिया, और फिर उधर धर्मेंद्र यादव को भी दिया टिकट उन्होंने। तो 5 टिकटें दी यादव समाज को, 5 अपने परिवार में दी जी। तो अगर ये मॉडल ले आना है तेजस्वी यादव को, अखिलेश यादव का, तो परिवार में देने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल। इसका मतलब आप परिवार को लेकर के असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जो असुरक्षा अखिलेश यादव को नहीं महसूस होती है। तेजस्वी यादव अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं परिवार के भीतर की चुनौतियों से, इसलिए ये कर रहे हैं। तो ये बात तो ऐसा है नहीं कि रोहिणी आचार्य को नहीं समझ में आया या तेज प्रताप नहीं समझे।
तो अब इन लोगों ने समझा और उसके बाद ये मोर्चा खुल गया। इस मोर्चे को इसका एकदम एक और चिंता की बात तेजस्वी के लिए ये है और उनकी पूरी पार्टी के लिए कि क्राइसिस मैनेजमेंट का कोई सिस्टम उनका नहीं दिख रहा है हमको। हाँ बिल्कुल, तेजस्वी से मिलना कितना मुश्किल वही होता है, कितना कठिन है। और उनके जो सलाहकार लोग हैं उनका भी एक्सेस बहुत आसान नहीं है। सलाहकार हैं कौन? यदि संजय यादव को छोड़ दीजिए, हाँ, उन्हीं की बात तो सलाहकार हैं कौन? बाकी जो सलाहकार, अब लालू यादव के पास रघुवंश प्रसाद सिंह थे, रघुनाथ झा थे, अखिलेश सिंह थे, जगदानंद थे, प्रेम गुप्ता थे, तमाम लोग थे जिनके साथ वह सुख दुख साझा करते थे। तेजस्वी यादव के पास तो इसकी भी कमी है, भारी कमी है। और कोई आदमी, हम तो आप उसमें और नाम जोड़ सकते हैं आप कई लोगों के, मतलब आलोक मेहता भी थे जिनको जाकर के किसी ने कुछ कहा कि हमको हमारी ये शिकायत है, तो वो शिकायत पहुंचा देते थे लालू यादव के यहाँ, उस व्यक्ति को साथ लेकर के चले जाते थे कि देखिए ये इनकी शिकायत है, आप सुनिए इनकी बात देखिए। और भेज और नॉन भेज यदि मजाक करना हो तो शैलेंद्र प्रताप सिंह भी थे और सुनील सिंह भी थे, सब सुनील सिंह शैलेंद्र प्रताप सिंह थे, तो कुछ भी कह सकते थे, कुछ भी कह सकते थे। कई बातें ऐसी हैं कि पार्टी सुप्रीमो से आप नहीं कह सकते हैं तो मजाक में कह देते। हर्षवर्धन सिंह थे जो अभी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हाँ, मजाक में कह दीजिए, कोई बात अगर सीरियसली नहीं कह सकते, पार्टी का नेता है, सुप्रीमो है, तो आप मजाक में कह दीजिए, हंसी मजाक में कह दीजिए। तो खुल के बात करने वाले लोग, कबाब मंत्री थे, तो पूरा दरबार सजता था उनका। और लोग अपने डायरेक्ट लोग भी एक्सेस था लोगों का, और 50 ऐसे लोग थे जिनके जरिए कोई कार्यकर्ता, कोई नेता अपनी शिकायत नेता तक पहुंचा सकता था। ये तेजस्वी यादव के यहाँ नहीं है। और क्राइसिस मैनेजमेंट करने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल, हर पार्टी में होता है, हर पार्टी में होता है, हर परिवार में होता है, राजनीतिक परिवार में जो क्राइसिस मैनेज करता है। ऐसे जैसे ये क्राइसिस इरप्ट हुआ तेज प्रताप का, कोई मैनेज करने वाला नहीं था। बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। सारी समस्या इस कारण से है कि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। कोई आदमी तेज प्रताप के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ जाकर के कि भाई इनको ऐसे क्यों इनके साथ किया जा रहा है। वैसे रोहिणी का हुआ तो कोई आदमी आगे आकर के ये नहीं कह रहा है कि भाई इनको क्यों नहीं टिकट दिया जाएगा, या रोहिणी को ये समझाए कि भाई तुम अभी ये मत बखेड़ा करो, चुनाव के बाद एमएलसी होगा, या फरवरी में मार्च अप्रैल में राज्यसभा होगा तो राज्यसभा लेना, या कुछ भी, मतलब कोई भी चीज कह के उनको समझाने वाला, क्राइसिस मैनेज करने वाला कोई नहीं है। इसलिए क्राइसिस इरप्ट हुआ तो फैल गया चारों तरफ। अब ये फैल इतना गया है कि इसका मैसेज ग्राउंड लेवल तक है। पहले तो ग्राउंड लेवल पर ये है ज्ञानेश्वर जी की हर आदमी कह रहा है कि भाई अभी तो इनको कैसे सत्ता दे दिया जाए जी। भाई जब इनके साथ परिवार की ऐसी स्थिति है, परिवार नहीं संभल रहा है, लोग हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में लोग लिख रहे हैं या फोन करके हमको लोग कह रहे हैं कि भाई का नहीं हुआ, बहन का नहीं हुआ, पिताजी को ऐसे बिठा दिया, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है, माता पिता की बात नहीं सुन रहा है, तो फिर किसकी सुनेगा बिहार। लेकिन संजय यादव के हैं ये जरूर है। ये जरूर है। ये जरूर है। और फिर लोग फिर ये भी कहते हैं कि भाई क्यों है उनके जी। फिर लोग कई चीजें खोजने लगते हैं, पुरानी बातें और कब की बातें कि क्या है, ऐसी क्या बात है। बिल्कुल, जो वो हंसी मजाक का एक शो आता है कपिल शर्मा का, उसमें वो कहता है कि भाई इस डायरेक्टर के साथ आपने तो 10 फिल्में कर ली, इनका कौन सा कागज आपके पास है। बिल्कुल, तो ये हंसी मजाक की बात है। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई ऐसी क्या दुखती नस है उनके हाथ में, जो वो जो कहते हैं सो होता है। बिल्कुल, जो कहते हैं सो होता है। आज के तारीख में लोग ये कह रहे हैं कि पंचदेवता, जो आप कहते थे कि पंचदेवता थे पहले लालू यादव के परिवार में, जो बहुदेववाद जो हिंदू धर्म का है कि हमारे पास अनेक ईश्वर होते हैं, तो अब वो एक अनेक ईश्वर नहीं, अब वहां एकेश्वरवाद है। एकेश्वरवाद है और वहां देखिए ईश्वर है संजय यादव जी। उनको आपने अगर उन परिक्रमा कर ली, उनके कान में जैसे नंदी के कान में कह दीजिए तो शंकर भगवान तक बात पहुंच जाती है, आपकी जो भी मनता होगी पूरी हो जाएगी। वैसी हैसियत संजय यादव की है। तो ये परिवार के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें समझा करके बीच का रास्ता निकालने वाला कोई सिस्टम नहीं है उनके। तो इस समस्या की वजह से परिवार, मुझे तो यह भी बताया जा रहा था दिल्ली में, जो लालू यादव को जानने वाले एक बड़े करीब पत्रकार हैं, कि जो आज की तारीख में आरजेडी के सबसे बड़े वैचारिक योद्धा दिल्ली में हैं, वह भी आज की स्थितियों से असहज है। जबकि एक वक्त में उन्हें तेजस्वी यादव का भी बहुत करीब माना जाता था। बिल्कुल, और राय ली जाती थी उनकी, और तमाम जो वैचारिक मुद्दों पर जो उस समय अपना व्यू आर्टिकुलेट किया तेजस्वी यादव ने, या पार्टी का विजन जो आर्टिकुलेट किया गया वो उन्होंने किया। बिल्कुल, लेकिन जब आप चुनाव के यहाँ ऐसा क्या है, एक इतनी बड़ी गलतफहमी है कि आप समझते हैं कि जो चुनावी राजनीति है वो हमारी आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल लाइन से बिल्कुल अलग है। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज नहीं है। आप अगर उस आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल लाइन पर अगर आप चलेंगे जो एक वैचारिक आधार बना करके, तो आप सफल होने की ज्यादा गुंजाइश है। उसको आपने लैग किया, इसका नतीजा यह हुआ कि वापस आपको उसी तरह का कहा जाने लगा। ये मनोज झा कभी ये नहीं कह सकते हैं कि आप पेन फेंकिए। हाँ, बिल्कुल नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। पेन बांटने की अगर योजना बनेगी जी, तो उसको बड़ा कायदे से बनाया जाएगा कि आप पेन बांटे।
माथे लगा और करके कैसे आप सोच सकते हैं कि पेन फेंक, बताइए भाई। हम लोग तो यह देखे हैं और यह जाने हैं कि कहीं गलती से पैर लग जाए कॉपी में, पेंसिल में, किताब में, तो पहले उन्हें प्रणाम किया जाता था और माफी मांगी जाती थी कि भाई गलती हो गई, और आप पेन फेंक रहे हो। उसको माथे से लगाते हैं। अभी भी हम लोग की ऐसी आदत बनी हुई है कि अभी अखबार, पेन, कागज कुछ भी गिर जाए तो आदमी माथे से लगाता है। और आप पेन बांट नहीं रहे थे, आप पेन लुटा रहे थे। जैसे वो चिल्लर फेंका जाता है, पैसे, लोग खुले पैसे फेंकते हैं लोगों पर, गरीब लोगों पर, वैसे आप पेन फेंक रहे थे, उनके ऊपर पेन लुटा रहे थे। तो ये एक यही एक जो लैक हुआ, जो कमी आ गई कि अगर आपके पास कोई बौद्धिक व्यक्ति है जो आपको गाइड करता रहा है थ्रू आउट, अभी इस पीरियड में जब आप अपोजिशन में रहे या जब सब चीजें ठीक नहीं थी, और कोई आदमी गाइड करता रहा, तो ऐसी चीजों में भी आप उसकी राय लेनी भाई। आप माई बहन मान सम्मान योजना के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं, यदि आपको पेन ही वितरित करना था तो जिनसे फॉर्म भरवा रहे हैं, जिनका फॉर्म भर रहे हैं, उन्हें आप सम्मान एक पेन देते, ताकि उनको भी लगता है कि हाँ भाई तेजस्वी की ओर से एक तोहफा आया है। लेकिन सभाओं में इस तरीके से पेन फेंका जाना, और प्रशांत किशोर तो ऐसे मौकों की तलाश करते ही रहते हैं। उन्होंने मुद्दा ढूंढ लिया कि भाई यह तो कट्टा बांटने वाली पार्टी है, यह कहां से पेन बांटेगी। नहीं, उनको तो एक समझ में, पहले तो एक समझ में, जिसने भी आर्टिकुलेट किया ये व्यू कि हमको पेन बांटना है, हम लोगों को पेन बांटना चाहिए है, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि उनकी स्कूल बस्ता को न्यूट्रलाइज करना है। उनके पास चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है, तो हम ऐसी क्या चीज दें जिससे उनको न्यूट्रलाइज करें, या हम भी कहें कि नहीं, हम भी पढ़ने लिखने वाली बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जब आप युवा की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, डिग्री पर नौकरी की बात करते हैं, डिग्री पर नौकरी की बात कर रहे हैं, तो फिर पढ़ाई लिखाई की बात करनी होगी। तो आपने विचार किसी का था, उसका अच्छा था विचार कि आप पेन बांटिए, लेकिन आपने पेन बांटने के बदले आपको एक अच्छी राय दी गई, उस अच्छी राय को आपने अपने डिसएडवांटेज में कन्वर्ट कर लिया। बिल्कुल भाई, आप पेन कम ही लोगों को बांटते, प्रतीकात्मक रूप से ही बांटते। जिस सभा में आप बैठते हैं वहां पेन दे देते लोगों को, अपने हाथ से दे देते, कम ही लोगों को देते जी, तो उसका मैसेज जाता है। अब यहाँ भी जो समझदारी की कमी है कि जो भी आपने आइडिया बनाया, किसी ने अच्छा आइडिया था लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन खराब हो गया। तो हम लोग पहले जहां से शुरू किए कि क्राइसिस मैनेजमेंट का जो तंत्र था वो नहीं है इनके पास। बिल्कुल, कोई आइडिया आता है, नया विचार आता है, कोई जिससे आप लगता है कि युवाओं को हम अपने साथ जोड़ सकते हैं, उनको हम एक मैसेज दे सकते हैं, तो उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका भी आपके पास नहीं है। वो उस समय इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये होता है कि जब 1 मैन टीम होती है या 2 मैन टीम होती है, जब आप टीम वर्क आपके पास नहीं होता है, तो इस तरह की कमियां दिखती हैं जी। भाई, सब काम आप नहीं करेंगे, आपके पास अगर टीम होती, कोई दूसरा आदमी करता, तो ये एक कमी है। आगे कैसे सारी चीजें मैनेज होंगी, वो चुनाव के समय तो ऐसी बहुत सारी चीजें करनी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप तो प्रतीकात्मक ही काम कर सकते हैं ना, आप तो सरकार है नहीं कि रोज सुबह उठेंगे जैसे नीतीश कुमार उठते हैं कि आज अमुक समूह के लोगों को 25-25 हजार रुपया टैबलेट के लिए, अमुक समूह को 10-10 हजार रुपया स्मार्टफोन के लिए ले जाइए, वकीलों को 5-5 हजार रुपया। आप सरकार तो है नहीं है, तो आपको तो प्रतीकात्मक रूप से ऐसे काम करने हैं जिनसे आप ज्यादा बड़ा मैसेज क्रिएट करवा सकें। बिल्कुल, तो आपको आइडिएशन की ज्यादा जरूरत है, लेकिन कौन आइडिया देगा आपके यहाँ और कौन इंप्लीमेंट करेगा उस आइडिया पर। और देखिए ना, जैसे ही दरभंगा में गाली दी गई मोदी की मां को सभा में, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सभा में, आपको सचेत और सावधान हो जाना चाहिए था। और फिर से वैशाली में वही हो गया, और फिर तो नित्यानंद राय चढ़ ही गए कि भाई कंस की बात होने लगी, कैसे सर्वनाश किया जाएगा, राघोपुर में क्या होगा, तमाम बातें। और जब कभी, चाहे वह लालू यादव की मां हो, चाहे वह तेजस्वी यादव की मां हो, चाहे नीतीश कुमार की मां हो, मां को गाली दिया जाना यह तो बिल्कुल ही असह्य है ना। नहीं, बहुत 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 गलत है ये तो भाई, एकदम, मतलब ये तो स्त्री की गरिमा को कम करने वाली बात है ये। आप इस प्रदेश में या कहीं भी इस बात को कोई आदमी, इसको ये लोग भी नहीं कर रहे हैं, समर्थन कोई नहीं कर रहा है, लेकिन इन लोगों ने जो पहला, उस पर हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, दरभंगा वाले मामले पर इन लोगों ने उस डैमेज को कंट्रोल करने का काम नहीं किया। वहां भी क्राइसिस मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं था, डैमेज कंट्रोल का कोई सिस्टम नहीं था कि आप उसी समय माफी मांगते। किसी की मां हो, मतलब किसी ने गाली दी, भाई बिहार का तो था व्यक्ति, आप तो बताते हैं ना, गांधी जी उपवास करते थे, कहीं कोई एक गलती कर दे, कानपुर में किसी ने गलती की तो वर्धा में महात्मा गांधी उपवास करते थे, साबरमती में उपवास करते थे, 1 दिन 2 दिन 5 दिन बिल्कुल लोग उपवास करते थे शुद्धि के लिए। तो आप माफी मांग लेते कि बिहार का आदमी है, हम समूचे बिहार के 14 करोड़ लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री से माफी मांगते हैं, उनकी मां को गाली दी गई, एकदम डैमेज कंट्रोल होता, लोगों की नजर में आप एकदम बनता कि हाँ ये देखिए ये नौजवान आदमी है। बिल्कुल, लेकिन आप लोग किसी ना किसी तरह से उसको डिफेंड करने लगे कि ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, वो हमारा आदमी नहीं है, विक्षिप्त आदमी है। अब कहा तो आप इस पर आ गए कि वीडियो एडिट किया गया है या
कौन कौन आदमी आ गया, इस सब आदमी की निगरानी तो नहीं की जा सकती, तो क्यों नहीं की जा सकती है? आप मंच छोटा बनवाइए, लिमिटेड लोगों को एक्सेस दीजिए और आप उतरिए तो मंच खाली करा लीजिए। आपके लोगों की जिम्मेदारी हो जिला, जब आपको लग रहा है जो उसने कहा, उन्होंने प्रशांत किशोर ने किस तरह भी इशारा किया कि ये मैच फिक्सिंग है, मिली जुली बातें हैं कि वो तारीफ कर रही है एक आदमी और यहाँ गाली दिया जा रहा है, तो आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, इन लोगों के बीच में मैच। तो ऐसी भी स्थिति क्यों आने दे रहे हैं? ये भी तो डैमेजिंग ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मिली भगत की बात आ गई तो फिर तो खत्म हो जाएंगे आप। भाई मायावती के बारे में यही तो कहा गया कि अंदर खाने मिली भगत है, उनकी तो खत्म हो गई। कहाँ चली गई मायावती? तो बीजेपी से मिली भगत है, अगर ये मैसेज कहीं भी जा रहा है तो इससे तो आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये मैसेज भी क्यों बन रहा है आपका? तो कहीं से भी डैमेज कंट्रोल का, क्राइसिस मैनेजमेंट का तंत्र नहीं जी। जबकि परिवार में इतने लोग हैं, पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट लोग हैं, पॉलिटिक्स जानने वाले लोग हैं। भाई मीसा भारती का है, उनकी रोहिणी आचार्य भी तो हैं ही, तेज प्रताप को बाहर निकाल दिया। ये इनके जो एक बहन जो है इनकी, वो चिरंजीवी जो है, उनके लालू यादव के समधी हैं, कैप्टन अजय यादव हरियाणा में, उनको हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है, कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी। तो ये सब पॉलिटिकल लोग हैं, इन सब लोग कब काम आएंगे? सब लोग तो ऐसे ही तो यंग है ना। और विपक्ष की भूमिका क्या होती है? सत्ता पक्ष को घेरा कैसे जाता है, सत्ता पक्ष को नंगा कैसे किया जाता है, यह तो प्रशांत किशोर ने सिखा दिया। उससे भी आप नहीं सीखे। यदि आप उन मुद्दों को लेकर चलते जो प्रशांत किशोर आज आप काम कर रहे हैं, तो यह वाहवाही तो आपको ही मिलती कि भाई देखिए जो भ्रष्टाचार की फाइलें हैं वो आप खोल रहे हैं। और आपके पास तो एक्सेस भी था, सरकार में भी रहे। बिल्कुल। और आपके लोग अभी भी सरकार में हैं। प्रशांत किशोर के लोग हो सकता है कम हो सरकार में, लेकिन आपके तो लोग सरकार में भरे हुए हैं जी। तो आपने वो काम भी नहीं किया। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने का काम जो अपोजिशन का होता है। और देखिए ज्ञानेश्वर जी, सरकारें जो है ना, वो महंगाई पर बदलती हैं, भ्रष्टाचार पर बदलती हैं। ये दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन का क्राइसिस जो इंदिरा गांधी का के टाइम 77 के चुनाव में हुआ, नहीं तो हम लोग महंगाई और भ्रष्टाचार पर ही सरकार बदलती। बिहार तो गवाह है ना। सुशील मोदी, सीमानंद तिवारी, ललन सिंह, सरजू राय, पीके सिन्हा, इन्हीं लोगों ने चारा घोटाले की बातें इतनी दूर तक पहुंचा दी कि सरकार बदल गई। सरकार गई। और आज तक लालू यादव का परिवार उससे मुक्त नहीं हो सका। बिल्कुल। आप 89 का चुनाव देखिए, लालू यादव सत्ता में किस भ्रष्टाचार के मामले पर है। बोफोर्स का मुद्दा उठा पूरे देश में, और उससे 89 में लोकसभा भी और 90 में विधानसभा भी जनता ऐसी जीती ना, जनता दल ऐसी। आप उसके बाद ये 77 का चुनाव, 89 का चुनाव, 2014 में जो नरेंद्र मोदी आए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, करप्शन के मुद्दे पर हुआ सब। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा यूएसपी क्या था कि करप्शन ने, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं है, ये बहुत ईमानदार हैं, सुशासन है इनका। अब प्रशांत किशोर पोल खोल रहे हैं, एक से एक पोल खोल रहे हैं। तो ये आप कर सकते थे कि नहीं भ्रष्टाचार है इनके शासन में। तो मनमोहन सिंह भी बहुत ईमानदार थे, लेकिन भ्रष्टाचार की पोल खुली तो सरकार तो चली गई। तो वो मौका भी आपने, चूंकि आपके पास मैनेज करने वाला और ये चीजें इस तरह के मुद्दे तय करने वाला भी आदमी नहीं है कि क्या मुद्दे तय करने चाहिए, क्या लोगों को अपील करेगा, उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ये सब नहीं हुआ। तो क्राइसिस मैनेजमेंट फैमिली के क्राइसिस में नहीं हुआ आपका। वो जब पॉलिटिकल क्राइसिस के तौर पर फ्लेयर अप हुआ तब भी आपका नहीं हुआ। आपके पास आइडियाज इंप्लीमेंटेशन में आपने डिजास्टर किया। पेन बांटने वाला इतना बढ़िया आइडिया था, आपके लिए डिजास्टर हो गया। बिल्कुल। आपको लाभ क्या मिला? आपको कई गुना उससे ज्यादा नुकसान हो गया। डिजास्टर हो गया आपका वो कि गिरा लोगों के बीच में जमीन पैर पर और लोग उसको उठा रहे हैं, तो वो डिजास्टर हो गया आपके पास। तो ये एक संकट है जो फैमिली के उससे रिलेटेड है, जो फ्लेयर अप हुआ कई जगह, आपकी टीम से रिलेटेड है जो फ्लेयर अप हुआ और आपको आप कंट्रोल नहीं। जिसने बात कही भूराबाल साहब करो, वो भी टीम से ही रिलेटेड है। वो बाद में फिर भी दिखा आपकी सभाओं में। उसने कहा नवादा में और फिर दिखाई पड़ गया वो मोकामा में। तो यह तो प्रॉब्लम तो है ही। तो ये टीम का प्रॉब्लम है कि आपकी जो टीम है, चुनाव लड़ाने वाली टीम, आपको आइडिया देने वाली टीम, आइडिया को इंप्लीमेंट करने वाली टीम, क्राइसिस मैनेजमेंट करने वाली टीम, आपका जो घर का जो आपके डैमेज कंट्रोल करने वाली टीम, कोई नहीं है आपके पास। और जो मैच फिक्सिंग की बात आप कर रहे हैं ना, भूरा बाल वाले मसले में भी यही कहा जा रहा है कि भाई जो बोर्ड का डिवीजन दिखाई पड़ रहा था समन जातियों में, अब इस भूरा बाल ने फिर से उनको मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है कि प्रशांत किशोर का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जो उधर जा रहे थे वो उन्हें रोक दो। और तो फिर तो फायदा तो एनडीए को ही है। दोनों इस तरह के मामले से प्रधानमंत्री की मां को बार बार गाली देने का, अपमान करने का मुद्दा है, उसकी बेनिफिशियरी एनडीए है, मतलब बीजेपी है। ये भूरा बाल साफ करो, उसका बेनिफिशियरी एनडीए है। पेन बांटने का आपका फेंक रहे हैं, पेन लुटा रहे हैं, तो आपको जो भी नुकसान होगा उसका लाभ तो एनडीए को। अब देखिए बख्तियारपुर में अब इसकी क्या जरूरत थी कि भाई आपकी अधिकार यात्रा के तहत जो सभा होने वाली थी उसके पहले वहां लड़कियां डांस कर रही हैं।
हाँ वहां लड़कियां डांस करें। तो फिर आप पुराने रूप में जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई हम तेजस्वी यादव को बदला हुआ कैसे मान लें, क्योंकि वे चेहरे जो पहले खौफ के चेहरे थे, आतंक के चेहरे थे, डर के चेहरे थे, वे सबके सब तो बने ही हुए हैं आरजेडी में। तो फिर हम मान कैसे लें कि परिवर्तन हुआ है? भाई चेहरे भी वही बने हुए हैं और कामकाज भी उसी तरह का है जी। कामकाज भी जब चुनाव नहीं था तो बहुत ठीक दिख रहा था, सारी चीजें अच्छी दिख रही थी। तेजस्वी यादव के प्रति हम लोगों ने चर्चा की कि भाई उनका समय आ गया दिख रहा है। बिल्कुल, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर बिहार के लोग उनको चुनने के लिए मन बना रहे हैं, ये सब चीजें दिख रही। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया पूरा कैंपेन डिरेल होने लगा, परिवार में झगड़े हो गए, कैंपेन डिरेल होने लगा, विवाद के जबरदस्ती के मुद्दे खड़े हो गए और आप उसको क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं कर पाए। उसका एक तो ये मुद्दा है जिसको अपने ही से ठीक कर सकते हैं वो। बिल्कुल, एक तंत्र बनाइए, आप एक लाइन बनाइए, अपने नेताओं के बड़े नेता आपके पास हैं, एक दूसरा लाइन बनाइए, क्राइसिस मैनेजर्स तय करिए, आपके ट्रबल शूटर्स चुनिए ना। भाई ट्रबल शूटर कौन है आपके पास जो बैकरूम में आपके लिए काम करे? जो बैकरूम आप लेके आए वो तो फ्रंट रूम में आ गया, वो तो नेता बनने लगे आपके जो सलाहकार थे। बिल्कुल, उन्होंने भी क्या तंत्र बनाया, सपोर्ट सिस्टम क्या है आपके पास? ट्रबल शूटर कोई नहीं है, कहीं ट्रबल शूटर नहीं है उनका। जो आप प्रवक्ता दिखा रहे बहुत फायरी प्रवक्ता है, वो लोग ट्रबल शूटिंग नहीं कर रहे हैं, उनके साथ समस्या बढ़ रही है और आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। अभी भी इनको ट्रबल शूटिंग के लिए उपाय करना चाहिए, क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम बनानी चाहिए, कुछ समझदार लोगों को रख के और क्राइसिस मैनेजमेंट। आपने ही अजीत जी आपने इशारा किया था जब वोट वाइब्स का जब सर्वे आया कि बिहार से जब लोग लौटते, घनश्याम तिवारी लौटते और उन्होंने देखा कि बिहार में महागठबंधन सरकार की बात नहीं हो रही, तेजस्वी सरकार की बात हो रही, हमने भी ध्यान नहीं दिया था। अब कांग्रेस के नेताओं ने इसे एजेंडा बना लिया है कि आप तो भाई तेजस्वी सरकार की बात कर रहे हैं, तो कैसे आप तेजस्वी सरकार की बात कर रहे हैं, आप महागठबंधन सरकार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जब एनडीए कह रहा है कि भाई वह नीतीश कुमार का चेहरा भी दिखा रहा है, वह नरेंद्र मोदी का भी चेहरा दिखा रहा है, तो आप कैसे तेजस्वी सरकार की बात कर रहे हैं? हाँ भाई, और बराबर से हर जगह जहां नीतीश कुमार दिख रहे हैं वहां सम्राट चौधरी भी दिखाई। बिल्कुल, हाँ, कोई एक पीछे नहीं छोड़ा जा रहा किसी को, हर चेहरे को पर्याप्त तरजीह दी जा रही है। एकदम जो एकजुट हो जाना है वो हो गया। अब उसी पर ये परिवार वाला क्राइसिस और मैनेजमेंट का क्राइसिस, उसके बाद जो पहलू था जो आपने पहले उठाया था वो अलायंस पार्टनर के साथ संबंधों को लेकर के है, टिकट बंटवारे का, वहां एक अलग समस्या हो गई है जो उस समस्या का भी समाधान नहीं हो रहा। आपने कहा कि मुश्किलें कम नहीं हो रही है, तो वो मुश्किलें बढ़ ही जा रही हैं। जैसे ये हो गया कि कहा उन्होंने अमिताभ तिवारी ने कि भाई हम एकदम डाउन अंडर जिसको बोलेंगे, बिहार का डाउन अंडर, नीचे से वो उन्होंने घूमना शुरू किया और कई जगह गए, 10 दिन पूरा घूमे। उन्होंने कहा कि हर जगह तेजस्वी सरकार की बात हो रही है, महागठबंधन सरकार की बात नहीं हो रही। तो इससे ग्राउंड लेवल पर भी वर्कर्स के बीच में एक तरह का मतलब डिसइल्यूजनमेंट भी है और एक डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा है। दोनों सब नहीं जुड़ रहे हैं आपस में, वो जुड़ नहीं हो रहे हैं। जो सिंक्रोनाइज होना चाहिए था कैंपेन, वो सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है। कांग्रेस के लोग अलग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और ये एक नया जुमला बिहार में शुरू हो गया कि हर आदमी 243 सीट लड़ेगा। हाँ बिल्कुल, हर आदमी 243 सीट यादव भी कह रहे हैं, कांग्रेस की तैयारी भी चल रही है। और आप देखिए ना, अब सीडब्ल्यूसी की बैठक होने जा रही है, राहुल गांधी आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, तो लालू यादव की बात छोड़िए, लालू यादव तो हम कहीं रहे हैं कि खामोश बने हुए हैं, वो कोई पंचायत की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो सीडब्ल्यूसी 1944 के बाद जिसे एक बड़ी यूएसपी मान रहा है कांग्रेस, तो आपके साथ तालमेल का क्या हो रहा है? चाहे सीडब्ल्यूसी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे तो कांग्रेस की अपनी ब्रांडिंग हो रही है ना, कांग्रेस अपनी पोजीशनिंग कर रही है। अलायंस में क्या चीजें निपट रही हैं? अलायंस में तो कोई संकट, कोई भी मामला निपटाने की कोशिश तो अलायंस में नहीं हो रही है। कांग्रेस अपनी पोजीशनिंग कर रही है। 243 भाई, कोई पूछे उठा करके रिकॉर्ड देखे कि कब से बिहार में कोई पार्टी 243 सीट नहीं लड़ी है। बिल्कुल, हमको नहीं ध्यान आ रहा है पिछले 20 साल में कोई पार्टी 243 सीट लड़ी, कोई 243 सीट नहीं लड़ता है, सब अलायंस में लड़ते हैं। नीतीश कुमार जब बहुत ही पावरफुल थे तो 143 लड़े थे जी। कौन लड़ता है? कोई नहीं लड़ता है। लालू यादव लड़ते थे एक जमाने में, कांग्रेस लड़ती थी, वो सब 200-2000 तक तो हुआ, उसके बाद तो सब अलायंस में ही आने लगे। बिल्कुल, तो वो सब 243 सीट की बात कर रहे हैं। उधर एनडीए में भी कहा लोगों ने, लेकिन उधर चुप करा दिया गया है। अब कांग्रेस की अपनी तैयारियां हैं, सीडब्ल्यूसी है, उस सीडब्ल्यूसी के प्रियंका गांधी जा रही है 26 को मोतिहारी में। मोतिहारी में उनकी रैली होगी। गांधी मैदान की सभा आप जानते हैं, बड़ी सभा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री सभा करते थे गांधी मैदान में। राजीव गांधी की सभा हम लोगों ने देखी, इंदिरा गांधी की सभा देखी है वहां, तो गांधी मैदान में सभा करेंगी प्रियंका गांधी। और कल प्रशांत किशोर की जहानाबाद में सभा हुई है, गांधी मैदान में ही हुई है, और जहानाबाद के लोग बता रहे थे कि रिकॉर्ड सभा हुई है, इतनी बड़ी सभा गांधी मैदान जहानाबाद ने नहीं देखी थी।
और प्रशांत किशोर की रैली में कल डॉक्टर जाह्नवी दास मतलब प्रशांत किशोर की पत्नी भी दिखाई पड़ी। अब देखिए वहां अक्षय हैं, अक्षय के पिताजी के चुनाव लड़ने की बात हो रही है, प्रशांत किशोर के पुराने साथी हैं। वजह यह है या प्रशांत किशोर ने यह मान लिया है कि कल्पना सोरेन की तरह जाह्नवी दास को भी हम फ्लोट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार प्रचारकों की कमी उनके पास भी है और एक बड़ा अच्छा महिला चेहरा दिखाने का आपको कि उसका कितना असर होता है ये हम लोगों ने कई जगह देखा। हाँ, हर जगह होता है। बिल्कुल। तो भाई डिंपल यादव का कितना इंपैक्ट है, ये कोई ऐसे थोड़े आप असेसमेंट करिए दिखेगा कि डिंपल यादव का कितना इंपैक्ट है। अखिलेश यादव के साथ वो घूमी और अलग उनकी सभाएं हुई, अब तो उनकी बेटी भी आ गई है, वो भी उस सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है और उसको भी उसकी बातें भी लोग सुनते हैं। तो तेजस्वी यादव के पता नहीं, हम फिर दोहरा रहे हैं, कितनी महिलाएं हैं घर में उनके और वो महिलाओं को निकाल भी नहीं रहे घर में जाकर के वोट मांगने के लिए। घर में तो झगड़ा ही हो गया, महिलाओं का ही झगड़ा हो गया। आप जमुई में देखें ना, श्रेयसी सिंह, क्या आकर्षण पैदा हुआ। अभी आप समस्तीपुर में देख रहे हैं, चेतना झाम कहाँ समस्तीपुर में पैदा हुई, लेकिन बंगलोर रही, दुबई रही, अमेरिका रही, जब लौटी हैं और कुछ ही दिन हुए हैं, देखने वालों की भीड़ इतनी लग जा रही है, लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं। हाँ, तो ये कर सकते थे इसका, ये अगर प्रशांत किशोर ये सोच रहे हैं अगर, तो ये बहुत ही अच्छा मूव होगा उनका। और पढ़ी लिखी महिला आकर के कहे, डॉक्टर महिला आकर के, कल्पना सोरेन भी इंजीनियर है, वो आकर के कहती हैं तो बात लोग सुनते हैं, उनकी महिलाओं में अपील होता है उन बातों का, और महिलाओं से रिलेटेड योजनाओं में अपील है उनकी ज्यादा। तो कांग्रेस के साथ आरजेडी के साथ क्या समस्या है कि ये जो अब हम लोग अलायंस पार्टनर्स के साथ जो सीट बंटवारे को लेकर के समस्या चल रही है और कांग्रेस क्यों नहीं मान रही है उनकी बातों को, ये एक बड़ा उनके लिए बड़ी चुनौती है। तो वहां भी कांग्रेस के साथ बातचीत करने का कोई सिस्टम है ही नहीं। सेकंड लाइन तभी लालू यादव खामोश हैं, आपने कहा लालू यादव बात ही नहीं कर रहे हैं। और उधर भी जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए है, जो अहमद पटेल में थी, वो नहीं है। अब अहमद पटेल है नहीं। दिग्विजय सिंह आए यहाँ जरूर, जो जिस दिन गांधी मैदान में रैली थी, सभा, ये मार्च हुआ, तो दिग्विजय सिंह यहाँ थे, लेकिन अब उनको भी किनारे किया जाने लगा है पार्टी में। एक तो उनको एक जो नई ब्रीड आई है ना, जो इनके साथ साथ आई है केसी वेणुगोपाल के साथ, वो तमाम पुराने लोगों को किनारे लगाने में, अशोक गहलोत किनारे लग गए, दिग्विजय सिंह किनारे लग गए, कमलनाथ घर बैठ गए, अहमद पटेल का निधन हो गया, तो वहां भी जो सेकंड लाइन है बात करने वाली वो नहीं है। मोतीलाल वोरा नहीं रहे, जनार्दन द्विवेदी चले गए, तो कौन बात करे? ये नए लोग हैं, इनसे लालू यादव बात नहीं कर सकते हैं, उनसे चैनल ओपन नहीं है, सोनिया गांधी बात नहीं करती हैं। तो वहां एक सिस्टम, कम्युनिकेशन का सिस्टम सबसे बड़ा है कांग्रेस के साथ, आरजेडी का कम्युनिकेशन नहीं है। और ये मैसेज है कि अलावरू सीधे राहुल गांधी से बात करें, बिल्कुल, तो अब अलावरू तय करेंगे, नहीं तो राहुल गांधी तय करेंगे, या केसी वेणुगोपाल से बात करिए। तो तेजस्वी यादव किससे बात करते हैं? ये तो इस समस्या वही तो फंसी है, अलावरू तेजस्वी से बात करने को तैयार नहीं है। मतलब भाई वो चाहते हैं कि उधर से, और तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई हम क्यों बात करें। तो ऐसी तनातनी फंसी है कि बात समझ में ही नहीं आ रही कि ये रास्ता कैसे निकलेगा। और ये तो चुनाव के पहले ही आप हार रहे हैं। तो इतना कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन का तो कारण हमको कोई समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस क्यों शक्ति प्रदर्शन कर रही है। भाई आप मोतिहारी में आप प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली करा रहे हैं, अलायंस होगा तो बहुत ही अच्छा अलायंस होगा, तभी आपको 2 सीट मिलेगी मोतिहारी में। हाँ बिल्कुल। और आप उसके लिए प्रियंका गांधी वाड्रा की वहां रैली हो रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा क्या तेजस्वी यादव के लिए वोट मांगेंगी? बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर वो तेजस्वी यादव के लिए वोट मांगती हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम यहाँ आए हैं, भाई वहाँ पूर्वी चंपारण की 12 सीटें हैं विधानसभा की, 10 दूसरे लोग लड़ेंगे, वीआईपी को या आरजेडी को लड़ना है, और वहां जाकर के अगर वो खाली कांग्रेस की बात करेंगी तो उसका क्या मतलब रह जाएगा? उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बिल्कुल। या आप नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को वहां आलोचना करते हैं, उनकी सरकार की आलोचना करते हैं, तो उसका भी क्या हासिल है? आपको एंड में क्या चाहिए है? वोट चाहिए है ना। तो वोट किसके लिए चाहिए है? बिल्कुल। आप महागठबंधन के लिए वोट मांगिए, तेजस्वी के लिए वोट मांगिए, ये सब निपटा करके प्रियंका गांधी की सभा होनी चाहिए थी ना। ये सब निपटा करके सीडब्ल्यूसी होनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब निपटा नहीं, लीडरशिप की बात नहीं निपटी कि आपका नेता कौन होगा, सीटों का बंटवारा नहीं फाइनल हुआ, और आपने रैलियां शुरू कर दी, राहुल गांधी की यात्राएं, प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली और सीडब्ल्यूसी, ये सब हो गया। उसमें क्या प्रस्ताव पास होगा सीडब्ल्यूसी में? बिहार सरकार के खिलाफ सीडब्ल्यूसी में पास होता है। बिल्कुल। राजनीतिक प्रस्ताव आएगा, आर्थिक प्रस्ताव आएगा, सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी, जब एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी है, तमाम लोग आएंगे, देश भर के लोग, तमाम उनके तीनों मुख्यमंत्री, कई उप मुख्यमंत्री, सारे महासचिव, सब लोग रहेंगे वहां, पदेन सदस्य और परमानेंट मतलब जो अस्थायी आमंत्रित है उसको, और जो इस तमाम लोग आएंगे, सब विशेष आमंत्रित, अस्थायी आमंत्रित सब लोग आएंगे। तो क्या करेंगे वो लोग? बिल्कुल। भाषण में क्या कहेंगे लोग? भाई किसकी सरकार बनाएंगे? और अब ये खबर एक आई है, आपने भी देखी ही होगी, कि ये है कि तेजस्वी 130 सीट आ जाए तो फिर समझौता हो सकता है।
भाई तेजस्वी 130 आ जाए तब तो समझौता हो ही सकता है। हाँ, तब तो हो सकता है, तब तो हो ही सकता है। 10 सीट वो छोड़ दें, और कांग्रेस के लिए भी कहा जा रहा है कि उसको भी 12-13 सीटें छोड़ने की बात है कि आप 57-58 आ जाइए, या आज ही खबर देखें हम, 58 आ जाइए और उसमें आईपी गुप्ता को भी एडजस्ट करिए आप, तब जाकर के तब समझौता हो, कोई बात होगी जी। तो यही कर लीजिए ना, इसको कर लीजिए, फिर सीडब्ल्यूसी करिए, और सीडब्ल्यूसी करने के बाद आप तेजस्वी यादव के घर जाइए, उनको मुख्यमंत्री डिक्लेयर करिए, और तब प्रियंका, बिल्कुल, और तब प्रियंका गांधी वाड्रा उनके लिए वोट मांगे वहां, फिर देखिए क्या माहौल बदल जाएगा बिहार का। तब माहौल बदलेगा बिहार का। अभी तो घिरे हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, और चुनाव के पहले ही इतना बड़ा संकट है, घर का संकट है, बाहर का संकट है, तालमेल का संकट है, सीटों का संकट है, सारे संकट हैं। और तेजस्वी यादव के पास नेता कम है, सेतु कम है। संजय यादव अकेले हैं, संजय यादव का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, संजय यादव का साथ छोड़ेंगे भी नहीं, और क्यों छोड़ें यदि तेजस्वी को भरोसा है तो। लेकिन अकेले संजय यादव बैतरनी पार नहीं करा सकते हैं। लालू यादव जैसे अभिभावक की जरूरत है, और राहुल गांधी से तालमेल स्पष्टता के साथ आवश्यक है। तो हम बिहार की बातें करते रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखो, पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।